बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज की बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की ज़मानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। ये जो 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं ना, ये चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी सुनेंगे, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, और उनके साथ एक और मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी साहब। ये 2 रुकनी बेंच ये इमरान खान साहब की अपीलें सुनेगा। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये केस है 9 मई के हवाले से, और ये सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया हुआ है। इसमें ज़रा समझें, 9 मई को हुआ ये था कि इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, वहाँ से शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर शहरी निकले पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स के इलाकों की तरफ गए, और फिर जो मंजर हमने देखे, बल्कि देखे ही नहीं, आज तक सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिली। और कई लोग ये कहते हैं कि हम जब पहुंचे तो पहले ही तबाही हो चुकी थी। बड़े हैरत अंगेज़ तौर पे सिक्योरिटी वहाँ से गायब हो जाती है। बड़े हैरत अंगेज़ तौर पे वहाँ पे जो रास्ते में है कोई रोकता नहीं है, कोई रुकावट नहीं डाली जाती, कोई पकड़ने नहीं आता, और फिर वहाँ पर तोड़ फोड़ हो जाती है। उसके बाद 9 मई के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर एक अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाता है पाकिस्तान में, और इस पॉलिटिकल पार्टी के हज़ारों वर्करों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लीडरशिप सारी की सारी अंदर डाल दी जाती है। इमरान खान साहब को कुछ अरसे के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 9 मई को जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को बुलवा लिया। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए तो उन्होंने इसको गलत करार दिया कि यह गलत हुआ, किसी जगह पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने उसकी मजम्मत की। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो गिरफ्तार था, मैं अंदर मौजूद था। अब एक आदमी अंदर था तो वो उस जुर्म के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की 9 मई की गिरफ्तारी को गलत करार दिया था, और यह कहा गया था इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। और जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उन्होंने भी कहा था इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 मई के लगभग 2.25 साल के बाद यह केस वापस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो चेंज हो गए हैं। इसके बाद एक और चीफ जस्टिस आया, फिर एक और बंदयाल साहब थे, फिर कादी साहब आए, और अब याह्या अफरीदी साहब हैं। अब उनके सामने मामला जाएगा तो वकील पहले तो ये मामला उठाएगा, जनाब इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अहाते से, गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी है, इनको रिहा किया जाए। तो पहले तो आप ये बताएं कि जनाब वो गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर अब तक क्या एक्शन हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी पूछा जाएगा, जनाब आपने 2.25 साल में कौन सा इंसाफ फराहम किया कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को घसीट के गैर कानूनी तौर पे टॉर्चर करके गिरफ्तार किया, जिन मनाज़र की वजह से पूरे पाकिस्तान में आग लगी, वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन लोग हैं और ये किसने किया था? एक तो मामला ये उठेगा। दूसरा, ये जो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम जो ऑलरेडी हो चुका है 9 मई के मुकदमात का, कि एक पुलिस वाला सोफे के नीचे छुप गया, एक पुलिस वाला छोटी सी टेबल के नीचे छुप गया, और इमरान खान साहब के घर के अंदर दाखिल भी हो गए, और उन्होंने सारी साजिश सुन के इमरान खान साहब पे एक केस भी बना दिया। अब उन पुलिस वालों को साबित करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में सलमान जो साहब जो हैं, सलमान सफदर साहब, उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के जमान पार्क वाले घर से वो सोफा और वो छोटी टेबल, ये दोनों चीज़ें उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दें, और उन्हें कहें सर ये वो टेबल है और ये वो सोफा है, ये 2 पुलिस वाले इनको कहें इनके नीचे छुप के दिखाएं, ताकि हम देखें ये इनके नीचे कैसे छुपते हैं। प्रैक्टिकली जरा उन्हें कहें छुप के दिखाएं, सारा केस वहीं खत्म हो जाएगा। नंबर 1, यानी जो टेबल वहां पड़ी हुई थी ना, वो टेबल उठाएं और उठा के ले जाके वहां रख दें कि जनाब ये वो टेबल है जो इमरान खान साहब के वहां पे कमरे में, बेशुमार वीडियोज है ना, तो वो सारी टेबल्स नजर आती हैं। रोजाना वीडियो बनती थी, वहां पे लोग अंदर आते थे अपने मोबाइल से, दूसरे भी वीडियो बनाते थे, वो कैमरामैन भी था, वो सारा फिल्माया हुआ वो जगह। वो जो वहां पे टेबल्स थी वो ले जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रखें, और पुलिस वाले को बुला कर कहेंगे जनाब इसके नीचे घुस के आप दिखाएं, छुप के दिखाएं। अगर ये छुप गया तो ठीक है। दूसरा, हर जगह पे इन्होंने तादाद अलग बताई है। लाहौर में कुछ और है, गुजरावाला में कुछ और है, फैसलाबाद में कुछ और है, सरगोदा में कुछ और है। हर जगह पे साजिश के दौरान लोगों की तादाद अलग बताई, ये भी एक गलती है। तीसरा, वो पुलिस वाला उस दिन ड्यूटी पे ही नहीं था, भागा हुआ था, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी हुई है। जिस दिन वो कह रहे जी कि मैंने जाके साजिश ये पकड़ी है, उस दिन वो ड्यूटी पे ही नहीं था। 5वां, जो तफ्तीशी है वो कभी उस जगह पे ही नहीं गया, उस जगह पे वो तफ्तीशी कभी गया ही नहीं जिस जगह पे ये वकूआ वो कहते हैं हुआ है। और वो जो जाए वकूआ है, इमरान खान साहब का घर जिसके बारे में वो कहते हैं,
उसका नक्शा भी उनके पास नहीं है। उनको ये आइडिया ही नहीं है कि इमरान खान साहब का कमरा किस तरफ है, दरवाजा किस तरफ है, सोफा किस तरफ है, कुर्सी किस तरफ है, और वहां का कोई उन्होंने दौरा भी नहीं किया, तफ्तीशी वहां गया ही नहीं। इतने ज्यादा लकूनाज हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को सजा होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया मामला, ये नहीं वहां जमानत मुस्तरद होगी ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जमानत का मामला गया है। अब जजों का बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया। ये जब भोंडा तरीन तारीख का केस जजों के सामने आएगा तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, या अफरीदी का कि वो इसमें इंसाफ दे पाते हैं या नहीं दे पाते, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट से ये सारा मामला शुरू हुआ था, इसी सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला वापस आ गया है। और तफ्तीशी का, पुलिस वालों का, प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये केस लड़ने के काबिल है ही नहीं, इस केस को लड़ा ही नहीं जा सकता। इमरान खान की हद तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये केस लड़ा जा सके, क्योंकि पुलिस वालों ने जो भोंडे अंदाज में ये मुकदमा दर्ज किया है, दुनिया का कोई बनाना रिपब्लिक भी होगा ना, उसकी जो सबसे बदतरीन अदालत भी होगी ना, उसके अंदर भी इसको साबित नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने जा रही है। नंबर 2, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े सख्त बयान आए थे, उन पे हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में वादिय तीरा के इंसिडेंट से पहले जो वादिय तीरा के अंदर कत्लो गारत गिरी हुई है, बच्चों की शहादत के बाद लोग एहतजाज करने के लिए निकले, फिर उनके ऊपर स्ट्रेट फायर कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के, और जब उनके ऊपर स्ट्रेट फायर किया गया तो उसमें लोग शहीद हो गए और हालात बड़े ख़राब हो गए। अब लोगों ने जाके तालिबान से कहा बहुत बड़ी तादाद में कि आप ये इलाका छोड़ दें, हम फौज से कहेंगे वो भी इलाका छोड़ दे। तो क्या ये इलाका वाकई में जो वहाँ की अवाम है वो तालिबान से और फौज से खाली करवा सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ ले लिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, फौज 15 दिन के अंदर निकल जाए इन इलाकों से। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात पे मत जाएं, इनके बयानात को बिल्कुल संजीदा मत लें। वो सियासी बयानिए के लिए बोलते हैं सिर्फ, जहां उनके ताउन की ज़रूरत होती है वो ताउन कर देते हैं हुकूमत के साथ। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने दावा किया है। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर चंद सवालात खड़े हो रहे हैं। नंबर 1, अभी तक किसी एक भी ड्रोन हमले की FIR अली अमीन गंडापुर साहब नहीं कर सके। देखिए ना, अली अमीन गंडापुर साहब 5 घंटे ऊंची आवाज़ में तकरीर करते रहे या चिल्लाते रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक छोटी सी FIR दर्ज कर दें ड्रोन हमले की, उससे फ़र्क पड़ता है। आप देखें ना, प्रैक्टिकली आप देखें जावेद हाशमी साहब ने क्या कहा था। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि मुझे DG ISI ने कहा, या ISI के चीफ ने कहा कि हम आपको सीट पे कामयाब करवा देते हैं, आप इलेक्शन आपको जितवा देते हैं, आप हमें बुरा भला कहते रहा करें, लेकिन जब आप ज़रूरत पड़े हमें आपकी तो आप वोट हमें दे दिया करें या हमारा काम कर दिया करें, हमें जितना मर्जी बुरा भला करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अहमद वली खान क्या करते, उन्हें सीट दिलवाई गई है ना, वो कितना बुरा भला कहते हैं फौज को, लेकिन जब वोट की ज़रूरत पड़ती है तो वो फौज के हक में वोट डाल देते हैं या एस्टेब्लिशमेंट के हक में वोट डाल देते हैं। जो भी उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है वो वैसे कर देते हैं। तो अहमद वली खान साहब वाला फार्मूला बाकी जगह भी अप्लाई, क्या गंडापुर साहब पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता? गंडापुर साहब जितना मर्जी ऊंचा बोलें, चिल्लाएं, 4 घंटे 3 घंटे बोलें, बहुत बोलते चले जाएं, लेकिन बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकली वो एक FIR दर्ज करें अगर, तो उससे फ़र्क पड़ता है। और मैंने जब बात की थी उस वक्त तक ये जो सानिया हुआ वादिय तीरा का, इसकी भी FIR दर्ज नहीं की गई। हालांकि स्ट्रेट फायर किए गए हैं, मुद्दइयों से पूछकर FIR दर्ज करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये स्ट्रेट फायरिंग की है। अब इस्लामाबाद में FIR ना हो सके फायरिंग करने वालों पर, तो ये तो बात समझ आती है कि वो वजीर दाखिला के कंट्रोल में है, मोहसिन नकवी के। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वहां पे अगर निहत्ते शहरियों के ऊपर फायरिंग हो और वो कत्ल हो जाएं, और वहां पे भी अगर FIR ना हो सके, तो फिर अली अमीन गंडापुर भी वही है जो मोहसिन नकवी है। फिर दोनों में कोई फ़र्क तो नहीं है ना, और फ़र्क हो भी नहीं सकता जब FIR ही नहीं हो रही। दूसरा, गंडापुर साहब को FIR के अलावा सादा कानून साजी वो कर सकते हैं, यानी जो एक गवर्नर का एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है जिसके तहत फ़ौज को खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे इजाफी इख्तियारात दिए गए हैं जिनके ज़रिए से वो कार्रवाई करती है। अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि फ़ौज की कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर महदूद हो जाए, या वो जो कर रहे हैं वो उस तरह से वहाँ पर ना करें, तो वो जो इजाफी इख्तियारात दिए गए हैं सादा कानून साजी से वापस ले सकते हैं। 15 मिनट का काम है सूबाई असम्बली में, क्योंकि ऑर्डिनेंस को ज़ाया करने के लिए सूबाई असम्बली के पास ताकत होती है। जो भी ऑर्डिनेंस है उसको असेंबली से पास किया जाता है, जो भी ऑर्डिनेंस है उसको असेंबली से फाइनल किया जाता है, और अगर असेंबली उसको रिजेक्ट कर देती है तो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है।
या जाके एडवोकेट जनरल जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो अदालत से अपना केस वापस ले लें और स्टे खत्म कर दें। और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था कि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, जो आपने एक्स्ट्रा पावर्स दी हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा की सत्ता के ऊपर फौज को, ये वापस लेनी चाहिए, वरना ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं। ये बात की हुई है पेशावर हाई कोर्ट ने, वो फैसला इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब को इनमें से कोई एक काम, या तो वो अपने एडवोकेट जनरल को कहें फौरी तौर पे जाएं और जाकर अपनी जो स्टे है उसको उठा ले, या वो FIR दर्ज करना शुरू करें। ये भी वो अभी तक नहीं कर पाए, ना ड्रोन हमलों की ना बाकी चीज़ों की। और सादा कानून साजी के जरिए से वो फौज को मिले हुए इजाफी इख्तियारात भी वापस ले सकते हैं। और एक और चीज़ कर सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात के हवाले से जितनी भी माइनिंग हो रही है उसका एक ऑडिट करवा सकते हैं और बता सकते हैं किस किस को बगैर टेंडर के ठेका मिला है और कौन कौन इसके अंदर मुलव्विस है और कहां कहां ये चीज़ें जा रही हैं और कितने पैसे के मादनियात यहां से निकाले गए, कितनी माइनिंग हो चुकी है। ये सारी चीज़ें करें तो फिर समझ आ जाएगी कि अली अमीन गंडापुर साहब वाकई इस काम पे लगे। नाज़रीन, जो लोग मौजूदा हुक्मरानों को महात्मा बनाकर पेश कर रहे थे या इनको लेकर आ रहे थे जबकि जनाब ये बहुत अच्छे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, डार साहब आ गए हुनैन कर देंगे, मियाँ नवाज शरीफ वापस आ गया, पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा, एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की गेम उठा रहे थे, वो लोग अब बहुत मायूस दिखाई दे रहे हैं। बल्कि मैं एक चीज़ ऐसी नोट कर रहा हूं कि हमारे यहाँ पे दो तरह के सहाफ़ियों का इकट्ठ हो गया था। एक वो सहाफ़ी जो PDM की जमातों के करीब है, कोई ये समझता है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मसाइल का हल है, कोई समझता है ANP, कोई फजलुर रहमान साहब की पार्टी को पसंद करता है, किसी को जमात इस्लामी में या किसी को मुस्लिम लीग नून के अंदर पाकिस्तान की बका नज़र आती है। अपनी अपनी सोच है और ये अच्छी बात है, सबकी सोच अपनी अपनी होनी चाहिए। तो PDM के जमातों के जो सहाफ़ी हैं वो, और जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी या टाउट सहाफ़ी हैं वो, इन सब का मैंने देखा कि एक इकट्ठ हो गया था गुज़िश्ता 2-3 सालों में। और ये सब इकट्ठे होकर पै जाते थे इमरान खान साहब को या उनके हमायती मीडिया को या जो उनकी आवाज़ सुनाने वाला मीडिया उसको, तो ये सारे इकट्ठे होकर पड़ जाते थे। तो एक बड़ा ज़बरदस्त इकट्ठ था एस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ियों में और PDM के जमातों के सहाफ़ियों में। अब मैं ये नोट कर रहा हूँ गुज़िश्ता चंद दिनों से, और ये कुछ 1-1.5 हफ्ते की बात है, कि इन दोनों तरह के सहाफ़ियों के अंदर दोबारा इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो गया। ये बड़ी अजीब बात है। यानी जो PDM की जमातों के सहाफ़ी हैं वो अब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए हैं कि सारे इख्तियारात तो इनके पास हैं, चीज़ें तो ये कंट्रोल करते हैं, सियासतदान तो बदनाम, वो अपनी बातें कर रहे हैं इस किस्म की। दूसरी तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं वो सियासतदानों को बुरा कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब सियासतदान डिलीवर ही नहीं कर सके, इनको इतना मौका दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, इनको लाकर बिठाया, इसके बावजूद ये डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रह गए, अब एस्टेब्लिशमेंट भी इनसे मायूस हो चुकी। इस तरह की बातें अब दोनों तरह के लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें इस बात का आइडिया हो गया है, एस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी, कि हम जो मर्जी कर लें, हम इस मुल्क को इस तरह से नहीं चला सकते। अल्टीमेटली ये मलबा गिरना है, तो अब ये मलबा एक दूसरे पे डालने की ऐसा लगता है कि कोशिश करना शुरू हो गए हैं। कामरान खान साहब का आपने ट्वीट पढ़ा होगा, उनका बयान देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि ताजिर जो हैं उनको आर्मी चीफ बड़ा अच्छा चलाते हैं, मईशत को आर्मी चीफ बड़ा अच्छा करते हैं, ये सब। वो आर्मी चीफ की ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाने के बाद उन्होंने सियासतदानों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इसकी एक मिसाल है सोहेल बड़ाइच का एक हालिया कॉलम है जिसमें उन्होंने बड़े साहब कह के आर्मी चीफ को मुखातिब किया कि जनाब वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं लेकिन उनको मशवरे ये दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने भी बताया कि जनाब बड़े किस्म के मशवरे, जैसे शायद कोई मार्शल लॉ की बात या कोई ऐसी चीज़ है कि जी सियासतदान डिलीवर नहीं कर पा रहे और वो काम ही नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें गवाही देती हैं कि बड़ी मायूसी फैल गई है, पूरा निज़ाम मायूस हो गया, एस्टेब्लिशमेंट भी मायूस हो गई है और हुक्मरान भी मायूस हो गए हैं कि हमने इतना जोर लगाया, मुल्क चला ही नहीं पाए। आज पाकिस्तान के पास अपना पैसा ही नहीं है, मांगे तांगे का पैसा आपके खजाने में पड़ा हुआ है, जिसको आप ज़र मुबादला के ज़खायर कहते हैं। इमरान खान के दौर में 16 अरब डॉलर से ज़्यादा के पड़े हुए थे, आज 14 अरब डॉलर से ज़्यादा है, लेकिन इनमें से 13.5 अरब डॉलर वो है जो आपने मांग के रखा हुआ है दूसरों का, आपका अपना इसमें क्या पड़ा हुआ है। ये बड़े गंभीर हालात हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने चीनी के मामले पे एक बड़ा एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके मिडल मैन ने दिहाड़ी लगाई है। वज़ीर आज़म की नाक के नीचे आपकी काबीना के वज़ीर इसमें मुलव्विस है। नदीम मलिक साहब ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा जी इसमें माफिया मुलव्विस है, जनाब आपकी हुकूमत और माफिया मुलव्विस है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या बताया, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म के 2 बेटों की बेटों की 2 मिले हैं वज़ीर आज़म के, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जितने हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उन सब की मिले हैं, जितने हुकूमत के इत्तेहादी हैं उन सब की मिले हैं।
अब वो अपनी अपनी मिलों से मुनाफा कमा रहे हैं, धड़ाधड़ इन्होंने पैसा बनाया है, चाहे गंदम स्कैंडल हो, चाहे चीनी स्कैंडल हो, अभी खाने का तेल जो है जिसको कुकिंग ऑयल कहते हैं उसका भी एक स्कैंडल आ गया है। जैसे पेट्रोल में इन्होंने अवाम का खून निचोड़ा है, तो इन्होंने तो तबाही फेर दी है पाकिस्तान की मईशत की, और लगातार फेरते जा रहे हैं। अवाम को मायूस करने के लिए ना ये एक के बाद एक हथकंडा करते हैं। अभी मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमपीए ने हाथ उठाया PMLN के एक एमपीए के ऊपर, इसलिए कि वो इमरान खान के खिलाफ बदजुबानी कर रहा था सूबाई असम्बली के अंदर। तो मेरे ख्याल में मार कुटाई तक बात नहीं जानी चाहिए, और असम्बली एक ऐसी जगह है जहां पे आप अवामी मसाइल पे तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर है। आप वहां पे अवामी मसाइल पे बात करें, लेकिन एक जाली हुकूमत लाकर वहां पे बैठाई गई है, और उसके नतायज फिर इसी तरह के निकलते हैं कि एक घुटन की फिजा पैदा हो जाती है। लेकिन मार कुटाई से गुरेज करनी चाहिए। बाद में कुछ PMLN के बंदे आए, बाहर खड़े होकर वो गालम गलोच उन्होंने शुरू कर दी, और उसको कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये ठीक किया, तो ये गलत बात है। जो मार कुटाई, हाथापाई, ये जमहूरियत के अंदर आपको बात करने का और बात सुनने का हौसला पैदा करना चाहिए। और दूसरा ये है कि गालम गलोच, बदतमीजी, निजी जिंदगी में जाना, इससे भी गुरेज करना चाहिए, दूसरे की दिलादारी से भी गुरेज करना चाहिए, ये नामुनासिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली एक एक करके फारिग किए जा रहे हैं। खबरें ये आ रही हैं कि ज़्यादा तादाद में फारिग किया जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं, आपने कभी सोचा? यानी इस वक्त 2/3 अक्सरियत हुकूमत की पूरी है, कौमी असम्बली में भी और सेनेट के अंदर भी। तो फिर इन्हें क्या ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30-40 MNAs मजीद फारिग कर दें, MPs फारिग कर दें, सेनेटर्स को उड़ा दें 1-2 को, और दोबारा वहाँ पे फिर इलेक्शन करवा दें और अपने बंदे लाकर वहाँ पे बिठा दें। इसकी क्या ज़रूरत है? 2/3 अक्सरियत तो इनके पास है, लेकिन ये करना क्यों चाहते हैं, ये वजह मैं आपको बताता हूँ। ये करना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में मायूसी फैलाना चाहती है। जो एक नई क्लास जिसको इमरान खान साहब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आए और उन्हें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया, मिडिल क्लास पाकिस्तान की जो मुल्क को चलाती है, वो क्लास जो पाकिस्तान की सियासत में किरदार अदा कर रही है, उसे मायूस करना चाहते हैं। ये उन्हें कहना चाहते हैं कि आपके वोट की कोई कदर नहीं है, हम जो चाहेंगे इस मुल्क में वो करेंगे, लिहाजा आप इररेलेवेंट हो जाएं। आपको याद है पाकिस्तान में आज से 20-25 साल पहले ये एक ट्रेंड होता था, उन्हें नहीं, मैं सियासत में बात ही नहीं करता, यहां सियासी बात करनी नहीं चाहिए, और भी सियासतदान सारे ही गंदे हैं, सारे सियासतदानों को गालियां देते थे लोग। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कई सालों की मेहनत के बाद ये चीज पैदा की थी कि सारे सियासतदानों को गालियां दो। फिर परवेज मुशर्रफ के दौर में सियासतदान इकट्ठे हुए, हालात थोड़े से बदले, लेकिन उसके बाद दोबारा से वही सिलसिला शुरू हो गया। आज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट दोबारा जोर लगा रही है कि अवाम को यह बताया जाए कि उनकी कोई औकात नहीं है।